इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 जेनेटिक्स से देखेंगे। ठीक है। इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो इसके पहले के जो चैप्टर हैं वो हमने पहले की वीडियोस में बना रखी है, वो आप देख सकते हैं जा करके। तो इस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप अनुवंशिकी हमने आपने देखा होगा कि जेनेटिक्स जो है हमने प्लांट जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले तो उसमें भी आया है। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कॉमन हो, फिर भी रिवीजन के लिए ठीक है। और उसका जो जेनेटिक्स का जो संबंध है एनिमल किंगडम से, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आनुवंशिकता के जनक किनको बोला जाता है, तो वो मेंडल साहब को बोला जाता है। ठीक है। और आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। ठीक है। ये दोनों उसमें भी आया था। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, ये क्या होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक है। तो हमारा होता है ना 22+1, ये होता है ना। तो ये जो होता है इसमें जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है जो पता चलता है। ठीक है। तो इसमें ही हमको जीन मिलते हैं। ठीक है। जीन है। अब जीन क्या है, तो ये डीएनए का भाग है। ठीक है। डीएनए का ही बोलता है ना, डीएनए की जांच हो रही है तो उससे जीन में फिर पता चलता है कि कौन किसके संतान है, इस टाइप से। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो ये जो है खुराना साहब, इनको हरगोविंद खुराना, जो ये अमेरिकन सिटीजन बाद में बन गए थे, इन्होंने जो है जीन का संश्लेषण करके दिखाया था और इसमें इनको नोबेल भी मिला था। ठीक है। एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ये बताया था बीटल और टैटम ने। ठीक है। एक जीन और एक इंजाइम का सिद्धांत। जीन को जीन को व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है। तो जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, अनुवांशिकता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन डीएनए का भी भाग है। अच्छा, इसमें ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त सभी तरह से। ठीक है। उत्परिवर्तन जो चेंजेस हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहे हैं जो, वो जीन है। और अनुवांशिकता की इकाई तो है ही है, तो ये इसमें सारे सही हैं। ठीक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, ठीक है। तो इनको जो है, इनका नाम है आपका जोहानसन। और कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है वो, तो वो डीएनए होता है। डीएनए डीएनए टेस्ट होता है ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो ये खुराना साहब ने, जो जीन का सिंथेसिस बोलिए या डीएनए का, इन्होंने ही किया था। ठीक है। जो खुराना साहब, हरगोविंद खुराना। अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आप देखेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो वो होते हैं किसके द्वारा, गुणसूत्र द्वारा। ठीक है। क्रोमोजोम द्वारा। ठीक है। किसी कारण एक माता पिता की सभी संतानें किस कारण एक जैसी नहीं होती। ठीक है। तो आप देखेंगे आनुवंशिकता की वजह से और वातावरण की भिन्नता की। ठीक है। तो आप देखेंगे कि किसी में माँ का गुण चला जाता है, किसी में पिता का गुण चला जाता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है। मनुष्य में द्विगुण क्रोमोजोम की संख्या होती है। ठीक है। तो 20+1 यानी 23 होती टोटल, 46 होते हैं टोटल। तो द्विगुणित होते हैं ना, तो इसलिए 23, इसमें 46 में लगा दीजिए। ठीक है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा जो है ये संयोजन उत्तरदायी होता है, तो XY। महिलाओं में XX होता है, जो 22+1 जो 1 वाला होता है वो XX महिलाओं में होता है, और पुरुषों में XY होता है। ठीक है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको 46 बताना है। और यहाँ द्विगुणित लिखा है क्रोमोजोम, तो वहाँ पे आपको 23 बताना है। ठीक है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो XY होता है। नर नर का यानी नर की बात कर रहे हैं, यानी मनुष्य की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं। ठीक है। नवजात शिशु को में लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, तो नवजात शिशु जो है उसे किसका पता चलेगा, पिता का। ठीक है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, ये 22 जोड़ी होती है। इसको जो आपका गुणसूत्र होता है उसमें 22+1 होता है, इसको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और ये सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, 22 जोड़ी होती है। ठीक है। 20 नंबर देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम्स के मिलने के कारण बालक का जन्म होगा। ठीक है। बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उसमें देखेंगे वाई हमेशा रहेगा। तो स्त्री का वाई तो होता नहीं, गलत हो गया। स्त्री का वाई गलत हो गया। स्त्री का एक्स, और ये मिलने से लड़की होती है, ये मिलने से लड़का होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है, लिंग से रिलेटेड रोग कौन सा है, ठीक है, तो वर्णांधता है। ठीक है।
कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये उसकी वजह से होता है। लाल हरी वर्णांतता होने के क्या कारण है? तो उसमें यक्ष गुणसूत्रों की वंशागत, मतलब जेनेटिक होता है ये, मतलब पिता और माता से ही ये आता है, ठीक है। हीमोफीलिया में होता है। हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसमें आप देखेंगे कि रक्त जो है ना, ब्लड जो है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये होता है, मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर एक पिन भी लग गया ना, तो जो रक्त का बहना वो रुकेगा ही नहीं। तो ये काफ़ी बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से मतलब उसको बचा के रखना होता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांतता को जाना जाता है, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे, इसमें आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटोरनोपिया के रूप में, दोनों तरफ के रूप में जाता है, ठीक है। और ये किससे होता है? जीन से आता है, वंशानुगत आता है, ठीक है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुत्र के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान क्या होगा? ठीक है, आधे पुत्र वर्णांध होंगे, ठीक है, क्योंकि वर्णांध की पुत्री से हुआ है, ठीक है। तो और पुरुष भी बना तो आधे होंगे, आधे नहीं होंगे, ठीक है। एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड पुरुष का सामान्य महिला की संतानों से पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? 0%। अगर एक वर्णांध पुरुष है, उसकी महिला से जो शादी हो रही है, जो मतलब सामान्य महिला, तो उसमें ये रोग चला जाएगा, ठीक है। शिशु का पितृत्व साबित करने के लिए कौन सी एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डीएनए, डीएनए से ही तो पता चलता है कि कौन किसका बेटा है, इस टाइप से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द बनाने वाले हैं W.L. जोनाथन, ठीक है। और ये मेंडल साहब, इन्होंने जेनेटिक्स का खोज होता, ठीक है, इन्होंने जीन जो है इन्होंने बनाया था, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग रोज प्रश्न संख्या 29 में। तो 29 में आप देखेंगे कि वर्णांध वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। अगर कोई वर्णांध है तो उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो किसमें उत्पन्न होंगे? तो उसमें जो लड़की है ना, जो लड़के और लड़की दोनों में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके जो पुत्र होंगे लड़की के, उसमें जाकर के दिखेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? ठीक है, अनुवांशिक कौन सा बीमारी? तो कैंसर तो है नहीं, पेचिस भी नहीं है, टर्बुकुलिस नहीं है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा जो जो उसमें बताया ना, रक्त का थक्का नहीं बनता वो। डीएनए अंगुली छाप, फिंगरप्रिंटिंग को अंगुली छाप बोल रहा है, तकनीक का प्रयोग करके किसके संसूचन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है विवादित जनकता, मतलब कौन किसका बाप है, वो अगर विवादित है तो उसके इससे पता चलता है। अल्जाइमर रोग का कोई मतलब, एड्स का कोई, पित्तजोर का कोई मतलब। गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में आप देखे होंगे कि जीन जिसकी वजह से डिसाइड होता है, उसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ठीक है, तो माता पिता का पहचान होगा, माता पिता का ही पहचान होगा। तो इनमें सभी चोर वगैरह के लिए, क्योंकि वो लोग अपना कुछ ना कुछ, जैसे हमारे बलात्कारी है तो इसके कुछ अंश मिल जाएंगे ना, तो इसलिए पता चल, सभी को पता किया जा सकता है। तो चोर का भी बाल वाल कुछ ना कुछ वहाँ पे गिरा रहेगा। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम लोग अनुवांशिकता का मतलब ही जेनेटिक्स होता है और उसका विचरण। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से क्रोमोसोम, ये सारे सही हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोजोम का भी, अगर टर्नर एक रोग होता है, इसमें क्या होता है, 44 और एक से हो जाता है, जिसे हम देखे थे ना 22+1, तो एक जो है वो XY होता है, अगर XO हो जाएगा तो वो टर्नर रोग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये हमने 15 नंबर चैप्टर जो है, जिसमें जो जेनेटिक्स का था वो हमने कर लिया। ये आपको उसका आंसर है, आप इससे मैच कर सकते हैं, बाद में रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग 16 नंबर चैप्टर देखेंगे जिसमें इवोल्यूशन है, ठीक है। तो 16 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ठीक है, जैव विकास को सबसे सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया, ठीक है। डार्विन तो बाद में नेचुरल सिलेक्शन लेके आते हैं कि जो मतलब ताकतवर रहेगा वही जीता होगा, लेकिन लैमार्क ये बोलते हैं कि अंगों का यूज के आधार पर इन्होंने इवोल्यूशन को समझाया था। तो ये उससे पुराने थे और ये फ्रांस के, ठीक है।
लैमार्क लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? ये किस बेसिस पे ये बोलते हैं? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है, जैसे जो अंग जो है यूज में रहेगा वही आगे बढ़ेगा, उनका ये कहना था। वो फिर वो अ, आने आने वाले वंशों में धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा इस टाइप से। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेचुरल सिलेक्शन आ गया, ठीक। तो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? आप सेम चीज वो बोल रहे हैं, डार्विन का है इसमें भी बोल रहे हैं ना कि जो ताकतवर रहेगा, जो योग्य रहेगा वही जीतेगा, जिसके अंदर मतलब परिवर्तन की क्षमता रहेगी। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसके जो है डॉक्टर ब्रीच है, ठीक है। अरस्तु तो बायोलॉजी वाले हैं, डार्विन हमने देख लिया था नेचुरल सिलेक्शन वाले हम, और मेंडल जो है जेनेटिक्स के हैं, ठीक है। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग क्या होते हैं? तो इसमें आप देखेंगे समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, जो कार्य समान करेगा उसको बोलेंगे। संरचना भी जरूरी नहीं है, जैसे चमगादड़ का जो पंख होता है वो हाथ के समान होता है, ठीक है। समजात अंग होते हैं, समरूप हो गया। आप समजात, समजात जो है वो संरचना में होते हैं, रचना में समान होते हैं, ठीक है। समरूप, रूप मतलब कार्य। अब हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न की। 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इनसे संबंधित नहीं है? ठीक है। तो जैसे मैं बताया था कि इन्होंने लेमार्क ने इवोल्यूशन बताया था, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन सबसे पहले बताया था, और ये फ्रांस के थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागति बताया था कि जो अंग यूज में रहेंगे, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव तो वातावरण का भी होगा, नए अंगों का अंगों से जीवन संघर्ष की बात इन्होंने ये डार्विन ने की, ठीक है। कि जिसके अंदर जो है संघर्ष करने की क्षमता, जिसके अंदर डाइवर्सिटी रहेगी, जिसके अंदर परिवर्तन की क्षमता रहेगी, वो तो ये उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया? अब डार्विन क्या क्या बोल रहे हैं, तो उसमें अंगों का अनुपयोग जो है ये लैमार्क ने बोला था, ठीक है, लैमार्क ने। तो ये जो सामर्थ्य रहेगा वो नई जातियों की उत्पत्ति होगी, और इवोल्यूशन होगा, और जीवन संघर्ष, जिसमें जीवन संघर्ष का है, जो लड़ेगा वही जीतेगा, तो जो नेचर से लड़ पाएगा वही आगे बढ़ेगा। नेचुरल सिलेक्शन द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल सिलेक्शन, ये तो डार्विन ने ही लिखी थी। और निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग, जो कुछ अंग हमारे शरीर में बच गए ना, तो उसमें देखेंगे सामने वाले चपटे दांत हैं, ये अवशेषी नहीं है। इसका युग अभी भी होता है ना, इसका यूज। अपेंडिक्स देखिए, अपेंडिक्स जो है आजकल कोई होते हैं, किसी को अपेंडिक्स का कोई दिक्कत होता है तो आप देखेंगे उसको ऑपरेशन करके निकाल दीजिए। कड़ाव मांसपेशियां भी, इनका भी ये सब अवशेषी अंग हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर डी प्रिच ने किया था, ठीक है। ऐसे अंगों में जो विभिन्न कार्यों के उपयोग के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भूरी प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। देखो, समझात। अब समझात में क्या होता है कि इसमें समरूप में क्या होता है, समरूप में कार्य सेम रहते हैं, और समझात में संरचना सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कार्य में उपयोग के कारण काफी असमान हो सकते। देखिए कार्य अलग अलग हो रहे हैं तो समरूप नहीं हो सकता, संरचना समान है मतलब समझात है, ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए, अब अंग की बात हो रही थी, ये लैमार्कवाद से हो सकता है। लैमार्क ने बोला था कि जिस अंग का यूज होगा वही आगे बढ़ेगा, ऐसा बोला था ना उन्होंने। तो 14 में देखिए, अंगों का अनुपयोग, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, आप जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? सबसे पहले तो सबसे पहले जो है जल में हुई, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था? तो ऑक्सीजन नहीं था। ये मैंने बताया था ना कि जब शुरू में जब अर्थ का इवोल्यूशन, अर्थ बना, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसमें धीरे धीरे करके ये एल्गी वगैरह आ गए, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे करके इन्होंने सब ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में। 17 में देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? ठीक है, तो बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग है, अभी हमने बात की थी, तो अवशेषी अंग दांत नहीं है।
और तो कर्ण पल्लव विषय, ठीक है, कर्ण पल्लव भी नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है। अगर अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स अगर आता है तो वो असेसी अंग है, ठीक। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अब इवोल्यूशन होता है, पहले कोई कोई चीज़ बनता है, फिर कोई चीज़ बनता है, इस तरह से उसका इवोल्यूशन होता है। जैसे हम ये मान सकते हैं कि बंदर जो है एक पीढ़ी पीछे चल रहा है इस टाइप से। तो इसमें आप देखेंगे ये जो है अनुक्रम सही है, सालामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू, ठीक है। प्रयोग अनुप्रयोग का कानून नियम किसके द्वारा? प्रयोग अनुप्रयोग में बताया था ना, लैमार्क ने बोला था। अंगों का प्रयोग जिनका प्रयोग होगा वो अंग ही आगे विकसित होंगे, जिनका प्रयोग नहीं होगा धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएंगे, यही लैमार्क ने बोला था। यही मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग से ही बात बोल रहा हूँ। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? ठीक है, अब दोनों के देखिए काम, पक्षियों और कीटों के काम सेम है, तो समृद्धि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका चैप्टर नंबर 16, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ये इनका इसका आंसर है, ये आप वीडियो को देख सकते हैं और इसे मैच कर सकते हैं अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा 16 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 17वें चैप्टर का नए वीडियो में शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अब आपका 2-3 चैप्टर और बचा है, फिर ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये वीडियोज़ आपको कैसे लगे हमें फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।